नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर जयवीर साहब पीटीआईएस के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। डिफाइन द स्कोप ऑफ सेफ्टी फिलोसफी। सेफ्टी फिलोसफी कहाँ कहाँ पर स्कोप रखती है, कहाँ से कहाँ तक जा सकती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए तो ये तो वही बात हो गई, जर जमीन एंड जोरू, यानी कि एनवायरमेंट पर द मेन मशीन एंड एनवायरमेंट, ये तीनों जगह पर एप्लीकेबल है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका स्कोप लगता है, स्कोप कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा तो लिख नहीं सकते हैं कि सभी जगह करेंगे, बट हाँ इस ट्रक्स भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जितना एक्सप्लेनेशन होगा उसके बाद में एक शॉर्ट की आपको दूंगा जहाँ से ये चीज आपको याद हो जाएगी। तो स्कोप ऑफ सेफ्टी फिलोसफी, सबसे पहला स्कोप है ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। जो वर्कर है, जो ह्यूमन है, उसकी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिविंग थिंग की लाइफ, जिसमें इंजरी प्रिवेंशन हो, ऑक्यूपेशनल डिजीज ना हो, उसे स्ट्रेस ना आए, ये चीजें ध्यान में रखी जाती है। तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है ये। यानी सबसे पहले उसके स्कोप में कौन आए, वर्कर्स आए। अब दूसरा, मशीन भी आते हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज भी आती है, जहाँ पर गाइड मशीन को प्रोवाइड करना, सेफ डिजाइन बनाना प्लांट के लिए, मशीनरी के लिए, जो फेल सेफ हो वैसी टेक्नोलॉजी बनाना, इंटरलॉक्स बनाना, अर्गोनॉमिक्स डिजाइन बनाना, जिससे वर्कर ज्यादा काम कर पाए। तो ये स्कोप मशीन के लिए भी है कि उसको अर्गोनॉमिकली डिजाइन किया जाए। देन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट को भी ये स्कोप एप्लीकेबल है। कैसे कि मैनेजमेंट को बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जो भी, अगर वो केमिकल इंडस्ट्री है तो कौन से केमिकल से क्या एनवायरमेंटल रिस्क है या फिर क्या डिजीज हो सकती है, फर्स्ट एड किट कैसे यूज करनी है, ये सारी ट्रेनिंग मैनेजमेंट को भी देनी पड़ती है। तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके अंदर आती है। बार बार वो बुक्स करना रहता है और सेफ्टी चेक को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स। बहुत सारे ओशा, OSHA, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर GFA गुजरात फैक्ट्री एक्ट, जिसे हर फैक्ट्रीज को फॉलो करना होता है। एटलीस्ट गुजरात में जो है उसको GFA फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एनवायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पोल्यूशन नहीं करना है, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी बना के रखनी है, कि जो चीज डिस्पोज हो रही है उसमें से भी देखना है कि वो और ज्यादा मेडिकल वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट या कोई वेस्ट क्रिएट ना करे, एनवायरनमेंट में कोई एडवर्स इफेक्ट ना करे, तो उसका सेफ डिस्पोजल भी ध्यान में रखना है। सिर्फ वर्कर को प्रोटेक्ट करना ही जरूरी नहीं है, बट उसके साथ एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। दैट इज एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लास्ट वन इज कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। यानी अभी जो भी हो रहा है, जितना भी कम प्रोड्यूस हो रहा है, उसको भी मिनिमाइज करना और देखना, ऑडिट करते हुए देखना कि चीजें इंप्रूव हो रही कि नहीं हो रही है, एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो एक्सीडेंट डेटा का एनालिसिस, लेसन लर्न, ऑडिट्स वगैरह वगैरह। अब इसकी शॉर्ट की बात कर लेते हैं। तो हेल्प सी करके शॉर्ट की है। हेल्प यानी एच यानी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, ई यानी एर्गोनॉमिकल अप्रोच या फिर एनवायरमेंटल अप्रोच कह सकते हैं, एल यानी लीगल एस्पेक्ट्स, टी यानी प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स, एंड सी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो ये है उसका पूरा स्कोप, कि वो सभी जगह पर एप्लीकेबल है, फ्रॉम द ह्यूमन टू मैनेजमेंट टू मशीन। हैव अ नाइस डे।